डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारे जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं और 2 वीडियो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं और उन 2 वीडियो में जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने मानव अध्यावरणीय तंत्र के त्वचा तथा त्वचा के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन्स की चर्चा की थी। पहले वीडियो के अंदर जहां हमने त्वचा के विभिन्न भागों का अध्ययन किया था, तो दूसरे वीडियो के अंदर हमने त्वचीय मतलब त्वचा के व्युत्पन्न है, जिसमें पहला व्युत्पन्न था रोम और दूसरा व्युत्पन्न था त्वचीय ग्रंथियां या त्वक ग्रंथियां, जिनकी चर्चा की थी कि हमारे शरीर में कौन कौन सी त्वचीय ग्रंथियां पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ स्थित होती हैं और उनके स्राव हैं वो उनको क्या बोलते हैं और वो क्या क्रिया करते हैं। अब आज अपन तीसरा जो व्युत्पन्न है और इस तीसरे व्युत्पन्न का नाम है स्पर्शीय संवेदांग या त्वचीय संवेदांग। तीसरा जो व्युत्पन्न है उसका नाम है त्वचीय संवेदांग। तो त्वचीय संवेदांग क्या होता है? ये होते हैं रिसेप्टर। क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं, मतलब संवेदी अंग होते हैं जो संवेदनाओं को बाह्य वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करके और हमारे शरीर के मतलब तंत्रिका तंत्र के द्वारा मतलब जो प्रभावित अंग होते हैं वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो जो त्वचीय संवेदांग है उनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से ही होती है, भ्रूणीय जनन स्तर एक्टोडर्म से होती है। जैसा कि हमने कहा था कि एपिडर्मिस है वो भी एक्टोडर्म से होती है। इसके अलावा जो रोम है वो रोम का जो ऊपरी भाग होता है वो भी एक्टोडर्मल होता है और जो मध्य भाग होता है वो डर्मिस भाग में स्थित होता है। इसी प्रकार से ये जो त्वचीय संवेदांग है इनकी उत्पत्ति भी किससे होती है? एक्टोडर्म, भ्रूणीय जनन स्तर एक्टोडर्म से होती है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये डर्मिस की गहराई में स्थित होते हैं, चर्म की गहराई में स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं? त्वचीय संवेदांग, जिनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है लेकिन स्थित कहाँ होते हैं? डर्मिस मतलब चर्म की गहराई में स्थिति होते हैं। तो 2 मुख्य बातें आपको याद रहनी चाहिए कि पहली बात त्वचीय संवेदांग जो कि हमारी त्वचा का तीसरा व्युत्पन्न है। कौन सा व्युत्पन्न है? तीसरा व्युत्पन्न है। तो पहला व्युत्पन्न कौन सा था? पहला व्युत्पन्न था रोम, हेयर, जिसके हमने लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा की थी। और दूसरा व्युत्पन्न क्या था? त्वचीय ग्रंथियां, जो कि विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां थी। जिस प्रकार से पहली ग्रंथि थी श्वेत ग्रंथि थी, दूसरी थी तेल और सीवेसियस ग्रंथियां थी, तीसरी ग्रंथि थी वो थी सेरोमिनस ग्रंथि थी जो कि हमारे कर्णपटह की सुरक्षा करे थी और सेरोमिन नाम के कर्णमोम का स्राव करे थी। चौथी थी माइबियम थी, जायस ग्रंथियां थी, वक्षण ग्रंथियां थी। तो ये सारी मिलकर के क्या बनाती हैं? त्वचीय ग्रंथियां, जो कि त्वचा का कौन सा व्युत्पन्न था? दूसरा। और जो तीसरा व्युत्पन्न है वो है त्वचीय संवेदांग, जिसकी आज अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर विभिन्न प्रकार के डायग्राम देख पा रहे हो, ये सारे के सारे क्या है? त्वचीय संवेदांग है। और ये सारे के सारे इनकी उत्पत्ति किससे होती है? इनकी उत्पत्ति होती है भ्रूणीय जनन स्तर एक्टोडर्म से। और स्थित कहां पर होते हैं? ये कहां पर स्थित होते हैं? डर्मिस की गहराई में। अब अपन एक एक करके जहां सारे संवेदांगों का अपन वर्णन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप पहला जो आप देख पा रहे हो, रूफिनी के छोर अंग, ये अपना पहला त्वचीय संवेदांग है। क्या? रूफिनी के छोर अंग। अब देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इन सब का संबंध किससे होता है? तंत्रिका तंत्र से। हमारे किससे होता है? तंत्रिका तंत्र से। और तंत्रिका तंत्र में जहां पर आपने 11th क्लास में 11th क्लास का 10th क्लास में आप पढ़ते आए हैं कि तंत्रिका जो तंत्र है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका, और जिसे अपन क्या बोलते हैं? न्यूरॉन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूरॉन। और उस न्यूरॉन की अगर आप आंतरिक संरचना देखोगे, न्यूरॉन की संरचना देखोगे, तो उसमें सबसे ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है? डेंड्राइट्स। क्या पाया जाता है? डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? अदर सेल से, दूसरी कोशिकाओं से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। फिर वो लाकर कहाँ छोड़ते हैं? ये सब आपका पढ़ा हुआ है पहले से, मतलब कि आप 9th और 10th मतलब कि उन सब किताबों में पढ़ चुके हो। डेंड्राइट्स हैं जो कि अनेक कोशिकाओं से, शरीर की हमारे अनेक कोशिकाओं से संवेदनाओं को ग्रहण करके लाकर छोड़ते हैं। कहाँ पर? कोशिकाकार, जो कि दूसरा भाग होता है सेल बॉडी।
क्या होता है, सेल बॉडी कोशिका काय, और इस कोशिका काय के अंदर मध्य भाग में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो कहने का मतलब डेंड्राइट्स होते हैं जो कि आसपास की विभिन्न मतलब की कोशिकाओं से, अदर कोशिकाओं से संवेदनाओं को ग्रहण करके लाकर कहां छोड़ेंगी, कोशिका काय में छोड़ेंगी, और फिर कोशिका काय है वो क्या करेगा, उन संवेदनाओं को किसके माध्यम से, जो कि दूसरा माध्यम है या दूसरा जो भाग है वो क्या है, एक्सोन। क्या है, एक्सोन है। तो एक्सोन जो कि बीच का जो मध्य भाग होता है, इस एक्सोन के अंदर क्या होते हैं, माइलिन आच्छद। क्या होते हैं, माइलिन आच्छद होते हैं, वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, माइलिन आच्छद। और इन माइलिन आच्छद के मध्य भाग के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, श्वान कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से डेंड्राइट से आने वाले विभिन्न संवेदांग हैं वो कोशिका काय, कोशिका से एक्सोन, और एक्सोन से माइलिन आच्छद द्वारा होते हुए, और जो कि मतलब कि जंक्शन होता है, एक्सोन का जंक्शन होता है। कहने का मतलब एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से, दूसरी तंत्रिका कोशिका तीसरी तंत्रिका कोशिका, इस प्रकार से परस्पर विभिन्न प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ करके किसका निर्माण करती हैं, तंत्रिका। तो कहने का मतलब होता है जो लास्ट भाग होता है जिसे अपन एक्सोन जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन का मतलब जहां पर कि दो मतलब कि तंत्रिका कोशिकाओं का मिलन होता है, अर्थात संधि स्थल, जिसे अपन हिंदी में बोल सकते हैं संधि स्थल होता है, वो वहां पर ले जाकर संवेदनाओं को छोड़ते हैं। फिर इसी प्रकार से वो संवेदनाएं फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका से तीसरी तंत्रिका कोशिका में जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि इन सब का संबंध है वो किनसे है, ये आज अपन जो पढ़ने वाले हैं त्वचीय संवेदान, इनसे। तो पहला देखो अपन, क्योंकि इसमें आप चित्र के अंदर देख पा रहे हो तंत्रिका, तंतु, संयोजी, उत्तक, आच्छद। तो इस प्रकार से जो पहला है वो है रूफिनी के छोर अंग। अच्छा, ये कहां पर पाए जाते हैं, पहली चीज आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, स्किन, स्ट्रेच और तापग्राही। कहने का मतलब है कि संवेदांग का मतलब विभिन्न संवेदनाओं ग्रहण करने वाले, जैसे विभिन्न संवेदनाएं कौन सी होती हैं, स्पर्श का ज्ञान कराना, इसके अलावा ताप का ज्ञान कराना, इसके अलावा शीत संवेदांग, कहने का मतलब ठंड का ज्ञान कराना, इसके अलावा जैसे हमारे शरीर के अंदर जो कि कंपन होते हैं, उन कंपनों को कहने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, या फिर जैसे जो गहरे दबाव वाले जो स्थल होते हैं। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे जो रिसेप्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अलग अलग संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और वो डर्मिस के गहराई के अंदर स्थित होते हैं। तो पहला है ये रूफिनी की छोर अंग, ये है स्किन स्ट्रेच। स्किन स्ट्रेच का मतलब होता है त्वचा। त्वचा के अंदर जब तनाव होता है, मतलब जब त्वचा के अंदर खिंचाव होता है, उस समय ये रूफिनी के छोर अंग वो एक्टिव होकर के संवेदनाओं को विभिन्न भागों के अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं। और विभिन्न भाग क्या होते हैं, मतलब तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का, और तंत्रिका कोशिका से होते हुए फिर वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचे जाते हैं। और आगे जो लिखा गया वो है थर्मो रिसेप्टर, तापग्राही। तापग्राही मतलब यह है तापमान। जैसा कि वातावरण के अंदर भाई अडेप्टेशन अनुकूलन है, वातावरण के अंदर जो भी मतलब चेंजेज होते हैं, उन चेंजेज वो हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं, और फिर उसके अनुसार हमारा शरीर है वो कार्य करता है। ये तापग्राही मतलब ताप को ग्रहण, तापमान होता है जो कि बदलता रहता है, हमारे मौसम के अनुसार है वो, मतलब कि वातावरण के अंदर तापमान बदलते हैं, तो उस तापमान को ग्रहण करके और ये बाहर रूफिनी के छोर अंग वो ग्रहण करके और हमारे तंत्रिका कोशिका तक इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं, इन संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं, रूफिनी के छोर अंग। जैसा कि आप ये डायग्राम रूफिनी के छोर अंग का, और यहाँ पर ये क्या है, संयोजी उत्तक आच्छद है, मतलब संयोजी उत्तक है, जो कि कहने का मतलब उत्तक क्या होता है, विभिन्न कोशिकाओं से एक ही समान प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से निर्माण होता है। तो ये मतलब की कोशिकाएं हैं, या फिर मतलब इस उत्तक की कोशिकाएं हैं, वो संवेदनाओं को ग्रहण करके और कहाँ भेजती हैं, तंत्रिका तंतु, और तंत्रिका तंतु से होते फिर कहाँ पर वही भाग आ जाता है, जैसा कि मैंने बताया क्या, तंत्रिका कोशिका, और उसका पहला भाग डेंड्राइट, डेंड्राइट से होता हुआ फिर एक्सोन, और एक्सोन से एक्सोन के संधि स्थल दूसरे तंत्रिका कोशिका के अंदर पहुंचा दिया जाता है। फिर दूसरा है अपना क्राउज अंतस्थ बल्ब। ये क्या है, ये दूसरा त्वचीय संवेदांग है। ये सारे 5-6 जो नाम है वो किसके हैं, त्वचीय संवेदांग है। तो क्राउज अंतस्थ बल्ब, ये देखो क्राउज के संवेदाणु, कहने का मतलब इन सब के अंदर एक ही कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है कि ये बाहरी जो मतलब वातावरण है उनसे मतलब संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, और संवेदनाओं को ग्रहण करके तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब जो मुख्य बात है वो याद रखने वाली ये है कि जिस प्रकार से रूफिनी के छोर अंग कौन से संवेदनाओं ग्रहण करते हैं, ताप,
इसी प्रकार से क्राउज अंतस्थ बल्ब है वो कौन से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं? शीत संवेदांग होते हैं। कैसे संवेदांग होते हैं? शीत संवेदांग। कहने का मतलब ठंड के समय ये सक्रिय होते हैं और ठंड का जो मतलब कि ज्ञान है, कहने का मतलब जैसे जो सर्दी का जो एहसास है या फिर ठंड के समय है वो ये सक्रिय होकर के हमारे तंत्रिका कोशिका से होते हुए और इन संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने कार्य करते हैं। मतलब कि ये शीत संवेदांग होते हैं, शीत को ग्रहण करके और विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या होते हैं कि ये कैसे होते हैं? गोल होते हैं। और गोल कहने का मतलब गोल के साथ साथ ये कैप्सूल, कैप्सूल का मतलब होता है जिसके ऊपर एक आवरण है, अर्थात ये बंद होते हैं, तो ये गोल ही होते हैं। और जिस प्रकार से आप इनको ये बोल सकते हैं, जो पहले वाले रूप ही नहीं छोड़ेंगे उनको क्या कैप्सूल रहित होते हैं। क्या होते हैं? कैप्सूल रहित होते हैं। और ये कैसे होते हैं? एज ए बेलनाकार होते हैं। तो इसी प्रकार से ये गोल होते हैं और कैप्सूल रहित होते हैं। क्या? क्राउज अंतस्थ बल्ब। फिर उसके पश्चात क्या है? तीसरा आता है मेसनर्स संवेदाणु। मेसनर्स संवेदाणु। अब ये देखो, ये चित्र आप देख पा रहे हैं, मेसनर्स संवेदाणु। तो एक तो इनकी स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या पता लग रहा है कि ये कैसे होते हैं? बेलनाकार। कैसे होते हैं? बेलनाकार। और इनके ऊपर आवरण है, जिस प्रकार से मध्य भाग के अंदर तंत्रिका तंतु है, लेकिन इनके ऊपर आवरण किसका है? कैप्सूल का आवरण है। तो इसलिए क्या होते हैं? कैप्सूल युक्त होते हैं और बेलनाकार होते हैं। अच्छा, इसके साथ ये कौन से संवेदनाओं ग्रहण करते हैं? ये भी स्पर्श ग्राह्य होते हैं। स्पर्श, जिस प्रकार से अपन क्या है अपनी त्वचा के विभिन्न भागों को स्पर्श करके अपन कहने का मतलब गरम चीज का या ठंडे का, गरमपन ठंडेपन का एहसास करते हैं या फिर पता लगाते हैं, उस प्रकार से ये मेसनर्स संवेदाणु होते हैं। एक तो कंपन के समय, जब कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर कंपकपी होती है ठंड के समय या कंपन होता है उस समय, और एक स्पर्श करके कहने का मतलब गर्म और ठंडेपन का एहसास कराते हैं। कौन? मेसनर्स संवेदाणु। इसके अलावा हमारी शरीर की जो त्वचा है उस त्वचा की सतह की बनावट का कार्य करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एक ये क्या होते हैं? बेलनाकार होते हैं और कैप्सूल युक्त होते हैं। कौन? मेसनर्स संवेदाणु। तो मेसनर्स संवेदाणु का 3-4 मुख्य बातें क्या हो गई? सबसे पहली बात कि यह बेलनाकार होते हैं, चित्र को देख के आपको एक पता लग जाएगा। दूसरी बात क्या होते हैं? कैप्सूल का आवरण होता है, मतलब इसके चारों तरफ आवरण होता है। और तीसरी बात होती है वो क्या होते हैं? ये स्पर्शग्राही होते हैं। कैसे होते हैं? स्पर्शग्राही। कहने का मतलब देखो अलग अलग है, कोई तापग्राही है, कोई शीत संवेदांग मतलब शीतग्राही है, और ये कैसे होते हैं? स्पर्शग्राही होते हैं। कहने का मतलब स्पर्श, जैसे हमारी त्वचा है वो त्वचा हमें स्पर्श का भी ज्ञान कराती है ना भाई। ज्ञानेंद्रियां हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर एक ज्ञानेंद्रिय क्या है? त्वचा है, जो कि हमें स्पर्श का ज्ञान कराती है। तो इसी प्रकार से भाई गर्म और ठंडे का ज्ञान कराती है। तो ये त्वचा के ऊपर ही तो पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? त्वचीय संवेदांग है। तो त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले वे संवेदी अंग जो कि हमें संवेदनाओं का ज्ञान कराती हैं। तो इसी प्रकार से ये किसका ज्ञान कराता है? कौन सा? मेसनर्स संवेदाणु होते हैं वो किसका ज्ञान कराते हैं? स्पर्श का ज्ञान कराते हैं। और इसके अलावा सतह की बनावट का कार्य भी करते हैं। तो मुख्य बात इसकी क्या हो गई? स्पर्शग्राही। अब जो चौथा है वो है पेसिनियन संवेदाणु। क्या होता है? पेसिनियन संवेदाणु। अच्छा, इसकी मतलब ये भी क्या है? संवेदीयंगी है। अब ये भी क्या होते हैं? डर्मिस की गहराई में स्थित होती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होती है कि एक तो गहरा जब दबाव मतलब दाब पड़ता है, जिस प्रकार से कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे चोट वगैरह लग जाती है, तो उस समय कहने का मतलब जो गहरा दाब होता है उस दाब को रेसिस्ट करने मतलब सहन करने का कार्य करते हैं। कौन? ये संवेदाणु। और इसके अलावा जब तेज कंपन होता है, तेज कंपन कहने का मतलब कई बार के वो हार्ट बीट है वो हमारी बढ़ जाती है, कहने का मतलब भय की स्थिति के अंदर है या फिर अचानक ऐसी कोई खबर सुन लेते हैं, उस समय हमारे क्या है कि कंपन है हमारे शरीर के अंदर, या फिर कहने का मतलब है कि भाई हमारी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। उस समय ये संवेदाणु है उन्हें दबाव को सहन करने का, उन्हें मतलब दाब को सहन करने का कार्य करते हैं। कौन? पेसिनियन संवेदाणु। तो ये संवेदाणु क्या काम करते हैं? एक तो गहरे दाब के समय सक्रिय होकर के उस दाब को सहन करने का कार्य करते हैं। फिर उसके पश्चात 5वां आता है वो क्या है? मर्केल्स डिस्क। डिस्क का मतलब क्या होती है कि तस्त्रियां, अर्थात इसी की संरचना के अंदर आप क्या देखेंगे कि बहुकोणीय, कहने का मतलब हेक्सागोनल अर्थात षटकोणीय बहुकोणीय क्या पाई जाती हैं? मतलब तस्त्रीनुमा कोशिकाएं पाई जाती हैं बीच बीच के अंदर। और ये संवेदाणु भी क्या होते हैं? स्पर्श का कार्य ही करते हैं। और ये भी कहां पर होते हैं? सारे के सारे डर्मिस की गहराई में स्थित होते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर सभी संवेदाणु डर्मिस की गहराई में स्थित होते हैं और अलग अलग संवेदनाओं को ग्रहण करके तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर आता है
छठवा आता है वो स्वतंत्र तंत्रिका छोर। ये क्या होते हैं स्वतंत्र तंत्रिका छोर? जैसा कि मैंने बताया तंत्रिका कोशिका का लास्ट भाग कौन सा होता है? एक्सोन जंक्शन। कहने का मतलब जहां पर क्या होते हैं एक तंत्रिका कोशिका का एक्सोन दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ता है तो वो स्थल क्या कहलाता है? संधि स्थल बोलते हैं जिसे। तो कहने का मतलब उन सिरों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? मतलब तंत्रिका के लास्ट सिरों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्वतंत्र तंत्रिका छोर। और ये भी क्या काम करते हैं? मतलब जिस प्रकार से तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है? तंत्रिका तंत्र है वो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं को तंत्रिका कोशिका से होते हुए जैसे जो भी प्रभावित अंग है जिस प्रकार से मस्तिष्क पर जाते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार से अपन आंखों से देखते हैं तो आंखों से देखने वाले कहने का मतलब जो रिसेप्टर हैं वो कहां पर जाते हैं? मतलब कोर्निया की मतलब कोर्निया के भाग से होते हुए कहने का मतलब है शरीर के विभिन्न अर्थात शरीर के विभिन्न तंत्रिका कोशिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। फिर मस्तिष्क है उनका एनालिसिस करता है। तो कहने का मतलब जो भी तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं उन तंत्रिका कोशिकाओं के अंतिम छोर के ऊपर क्या पाया जाता है? स्वतंत्र तंत्रिका छोर। तो इस प्रकार से ये 6 हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं? त्वचीय संवेदक। तो एक तो कहने का मतलब है कि इनकी 3-4 मुख्य बातें होती वो याद रखनी है आपको कि एक तो ये कौन से कहने का मतलब स्पर्श ग्राही होते हैं, ताप ग्राही होते हैं या शीत ग्राही होते हैं, एक तो ये बात। और एक इनका आकार कैसा होता है, कहाँ पर पाए जाते हैं, और कैप्सूल युक्त होते हैं या कैप्सूल रहित होते हैं। तो ये सब मतलब तीसरा जो हमारा त्वचा का व्युत्पन्न था वो तीसरा व्युत्पन्न क्या हुआ? त्वचीय संवेदक। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे 3 व्युत्पन्न पूरे हो जाते हैं। कौन कौन से? रोम और त्वचीय ग्रंथियां और त्वचीय संवेदक। तो इस प्रकार से 2 बड़े मतलब कि मुख्य बिंदु हैं इस चैप्टर के वो खत्म हो जाते हैं। पहला क्या है? त्वचा के विभिन्न भाग जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस पढ़ा। और दूसरा भाग क्या है कि त्वचा के व्युत्पन्न जिसमें हमने रोम और त्वचीय ग्रंथियां और त्वचीय संवेदक आज हमने पढ़ा। अब जो तीसरा और लास्ट जो मुख्य बिंदु है इस चैप्टर का वो है हमारे क्या? त्वचा के कार्य, जो कि अक्सर हमारे इसके अंदर एग्जाम के अंदर लगभग पूछ ले जाते हैं कि जो त्वचा है वो त्वचा कौन कौन से कार्य करती है। तो इसके अंदर अपन बारी बारी से एक एक करके मतलब जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसी चैप्टर के अंदर इनके कार्य हैं तो उससे बारी बारी करके अपने त्वचा के विभिन्न कार्यों का अध्ययन करेंगे। और कहने का मतलब जो हमने अध्ययन किया है उसी के अंदर इनके कार्य निकल कर आएंगे। तो सबसे पहला जो कार्य है वो हमारा क्या है कि शरीर की सुरक्षा। पहला कार्य क्या है? शरीर की सुरक्षा। अब मैं आपको बताऊंगा कि शरीर की सुरक्षा कैसे करते हैं। शरीर की सुरक्षा तो कहने का मतलब है कि पहला कार्य है शरीर की सुरक्षा। अब देखिए हमारे वातावरण के अंदर क्या होती हैं? पराबैंगनी किरणें भी होती हैं। क्या होती हैं? पराबैंगनी किरणें। इसके अलावा कहने का मतलब होते हैं ताप है, इसके अलावा जैसे शीत है। तो और इसके अलावा क्या होती है? जो बाह्य आघात है, कई बार चोट वगैरह भी लग जाती है तो उस समय सबसे पहले मतलब कि जो हमारे शरीर का जो भाग है संपर्क में आता है वो क्या होती है? त्वचा ही होती है। तो कहने का मतलब उसी वो त्वचा है वो हमारी क्या करती है? शरीर की आघातों से मतलब कि बाह्य आघातों से, चोटों से, इसके अलावा पराबैंगनी किरणों से, ताप से, इनसे कहने का मतलब हमारी सुरक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों और बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का काम कौन करती है? त्वचा। तो पहला कार्य क्या हो जाता है? मुख्य कार्य शरीर की सुरक्षा का कार्य हो जाता है। किसका? त्वचा का। कि शरीर की सुरक्षा करती है त्वचा, जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है त्वचा। इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। आगे क्वेश्चन भी है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कौन से अंग को कहा जाता है? त्वचा को, क्योंकि यह हमारे शरीर के लगभग कार्य करती है। तो पहला कार्य क्या हो गया? शरीर की सुरक्षा। तो शरीर की सुरक्षा के अंदर किससे? पराबैंगनी किरणों से और बाह्य आघातों से। दूसरा कार्य क्या है? शरीर का ताप नियंत्रण। शरीर का ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण। अब देखो ये कहां पर बात आई थी? हम पढ़ रहे थे
आप लास्ट जो वीडियो था, दूसरा वीडियो था, उसमें हमने पढ़ा था त्वचीय ग्रंथियां, और वहां पर हमने सबसे पहली ग्रंथि पढ़ी थी और उस ग्रंथि का नाम क्या था? श्वेत ग्रंथि। और श्वेत ग्रंथि से किसका स्राव हो रहा था? पसीने का स्राव हो रहा था। और वहां पर हमने कहा था कि ये पसीना है वो क्या कार्य करता है? ये हमारे शरीर के ताप नियंत्रण कार्य करता है, मतलब ताप का समन्वय का कार्य करता है। कैसे करता है? मैंने वहां पर भी बताया था कि जैसे ही श्वेत ग्रंथियों से निकलने वाला जो स्राव है जिसे अपन पसीना बोलते हैं, वो मतलब कि वातावरण के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो वाष्पीकरण क्रिया द्वारा हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ठंडक प्रदान करता है। तो इस प्रकार से शरीर का ताप नियंत्रण करने में कौन सहायक है? त्वचा। क्यों? क्योंकि त्वचा के तो व्युत्पन्न थे क्या? त्वचीय ग्रंथियां। और त्वचीय ग्रंथियों के अंदर पहली ग्रंथि कौन सी थी? श्वेत ग्रंथि। तो श्वेत ग्रंथि से निकलने वाला स्राव क्या था? पसीना, जो कि ताप समन्वय का कार्य कर रहा था। तो यहाँ पर शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है? मतलब कि त्वचीय ग्रंथियां, जो कि त्वचा के व्युत्पन्न है। इसके अलावा हमारी त्वचा के विभिन्न भाग जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जो कि ताप नियंत्रण का कार्य, ताप समन्वय का कार्य भी करता है। हाइपोथैलेमस किसमें पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि का ही भाग होता है, जो कि हमारे शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से दूसरा बड़ा कार्य क्या हो जाता है? शरीर का ताप नियंत्रण। फिर उसके पश्चात तीसरा जो कार्य होता है वो क्या होता है? शरीर की आकृति। तीसरा कार्य क्या होता है? शरीर की आकृति। तो आकृति मतलब बनावटे, आकार। कौन बनाता है? त्वचा। तो त्वचा अगर जैसे मान लीजिए हमारे कंकाल के ऊपर त्वचा का आवरण नहीं होता तो हमारे शरीर की बनावट है वो संभव नहीं थी। तो कहने का मतलब इसी त्वचा के कारण हमारे शरीर की आकृति अर्थात जो आकार है, जो बनावट है, वो भी इसी त्वचा की वजह से होती है। तो तीसरा कार्य क्या हो गया? शरीर की आकृति। कौन करती है? त्वचा। चौथा जो कार्य है वो है खाद्य संग्रह। चौथा कार्य क्या है? खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह। हाँ, खाद्य संग्रह कैसे? जिस प्रकार से हमने कहा था कि शरीर की जो हमारे त्वचा है, उस त्वचा के विभिन्न भाग क्या होते हैं कि जिस प्रकार से एपिडर्मिस है, डर्मिस है और हाइपोडर्मिस है। और हाइपोडर्मिस में आपने याद हो तो हमने दो उत्तकों की बात की थी, तो वसा उत्तक, एडिपोज उत्तक। एडिपोज उत्तक क्या था? वसे उत्तक, जिसमें क्या होता है? वसा का संग्रह होता है। वसा का संग्रह कहने का मतलब त्वचा के अंदर की तरफ क्या है? वसा का जमाव होता है और वसा का संग्रह होता है। और वसा का जमाव की वजह से कहने का मतलब वो वसा है वो क्या करती है? हमारी वसा की जो परत बनाती है वो क्या करती है? उष्मा की हानि को रोकती है। कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर जो मतलब कि उष्मा होती है उस उष्मा को बाहर निकलने से रोकती है। और त्वचा के अंदर पाए जाने वाले जो वसी उत्तक है उसमें वसा का जमाव होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है? खाद्य संग्रह का कार्य हो गया। तो कहने का मतलब चौथा कार्य क्या हो गया? खाद्य संग्रह का। पांचवा क्या है? उपयोगी पदार्थों का श्रावण। उपयोगी पदार्थों का श्रावण। उपयोगी पदार्थों का श्रावण। हाँ, जैसा कि हम त्वचीय ग्रंथियां पढ़ रहे थे और उस त्वचीय ग्रंथियों के अंदर मतलब कि एक ग्रंथि नाम आई थी स्तन ग्रंथि। और स्तन ग्रंथियों से किसका स्राव हो रहा था? दुग्ध का स्राव हो रहा था। तो दुग्ध क्या है? उपयोगी पदार्थ है, जो कि क्या होता है? छोटे जो शिशुओं का क्या करता है? पोषण करता है। तो कहने का मतलब है कि उपयोगी पदार्थों का श्रावण। इसके अलावा कि जो तेल और सीबेसियस ग्रंथियां थी उनसे किसका स्राव हो रहा था? सीबम। सीबम जो कि क्या है? तेलीय पदार्थ। और वो तेलीय पदार्थ कहाँ कहाँ जमा हो रहा था? जैसे हमारे आंखों के निचले वाले भाग के ऊपर है, पलकों के ऊपर है। और वो क्या कर रहा था? वो तेलीय पदार्थ है वो इनको चिकना बना, बरोनियों और जो हमारी पलकें होती है इनको चिकना बनाए रखने का कार्य कर रहा था। तो ये शरीर के लिए उपयोगी कार्य तो हो गया। तो कहने का मतलब उपयोगी पदार्थों का स्राव कौन करती हैं? त्वचा। और त्वचा से मिलने वाले या बनने वाले व्युत्पन्न। तो इस प्रकार से एक तो कौन सा हुआ? उपयोगी पदार्थ है। उपयोगी पदार्थों के साथ साथ में एक कार्य हो रहा है आगे जो हानिकारक पदार्थ हैं। तो उपयोगी पदार्थों के अंदर तो क्या हो गए? स्तन ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एक तो दुग्ध और एक क्या हो गया? तेल और सीबेसियस ग्रंथियों से निकलने वाला सीबम। और इसके अलावा सेरुमिनस ग्रंथि थी जो कि हमारे कान के अंदर पाई जा रही थी और उसके द्वारा कौन सा स्राव निकल रहा था? सेरुमिन, जिसे कर्णमोम भी कहते हैं। और वो क्या काम कर रहा था? हमारे कान के पर्दे की सुरक्षा कर रहा था और एक कर्ण कुहर का बचाव कर रहा था। तो कहने का मतलब शरीर के लिए उपयोगी कार्य हो गया कि नहीं हो गया? कि भाई ये त्वचा से या त्वचीय ग्रंथियों से निकलने वाले जो स्राव हैं वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण करते हैं और उपयोगी पदार्थों का स्राव करते हैं। फिर नेक्स्ट इसी जैसे ये हो गया उपयोगी पदार्थों का स्राव और एक हो गया हानिकारक पदार्थों का स्राव। हानिकारक पदार्थों का स्राव।
उपयोगी पदार्थों के साथ साथ में हानिकारक पदार्थों का स्राव भी करती है। कौन करती है? त्वचा। कैसे? याद करते हैं, जिस प्रकार से पहली ग्रंथि कौन सी थी हमारी? श्वेत ग्रंथि, और उस श्वेत ग्रंथि से निकलने वाला स्राव क्या था? पसीना। तो पसीना हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ थोड़ी है, हानिकारक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है? लवण की मात्रा। और कहने का मतलब इसके साथ साथ में क्या होती है? यूरिया। इसके अंदर जल, यूरिया और लवण की मात्रा होती है, जो कि हमारे शरीर से अपन बाहर निकालते हैं। तो ये क्या हो गए? हानिकारक पदार्थ हो गए। तो इस प्रकार से त्वचा उपयोगी पदार्थों के साथ साथ हानिकारक पदार्थों के स्राव का कार्य भी करती है। और हानिकारक पदार्थों के रूप में किसका स्राव करती है? एक तो पसीने का स्राव करती है, और पसीने के साथ साथ में मतलब पसीने के अंदर पाए जाने वाले जो भी हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं? यूरिया और नमक, जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ नहीं होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा अपन इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि उत्सर्जन में भी सहायक होती है हमारी त्वचा। हानिकारक पदार्थों का स्राव बोल दो या फिर उत्सर्जन में सहायक बोल दो, क्योंकि उत्सर्जन के दौरान भाई ये उत्सर्जन ही हो गया, और उत्सर्जन क्या होता है? हानिकारक पदार्थों का स्राव भी क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो इसलिए आप इस पॉइंट को हानिकारक पदार्थों के स्राव के साथ साथ उत्सर्जन की भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्य होता है वो क्या होता है? गमन। क्या कार्य होता है? गमन होता है। सातवां कार्य क्या है हमारा? गमन, लोकोमोशन। हाँ, जिस प्रकार से हमने बात की कि यहां पर हमने बात की थी शरीर की आकृति, तो यह त्वचा है वो शरीर की आकृति तो बनाती ही बनाती है। इसके अलावा अगर कंकाल के ऊपर त्वचा का आवरण नहीं होता तो शायद गमन नहीं हो पाता। कहने का मतलब है कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चल पाता, तो इसी वजह से गमन, कहने का मतलब लोकोमोशन के अंदर भी कौन सहायक होती है? त्वचा होती है। तो आकृति के साथ साथ एक गमन के अंदर भी भाई लचीली होने के कारण, क्यों? क्योंकि कलाजात अस्थियों से मिलकर बना होता है। त्वचा का जो आवरण होता है वो किससे? कलाजात अस्थियों का रूपांतरण होता है। तो इसलिए एक कार्य इसका क्या हो जाता है? गमन भी हो जाता है, लोकोमोशन भी हो जाता है, कि यह गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने के अंदर भी सहायक होती है। कौन? त्वचा। इसके पश्चात इसका मतलब कि आठवां जो कार्य है वो क्या है? कंकाल निर्माण। कंकाल निर्माण। हाँ, तो देखो हमने क्या देखा, शरीर के अंदर जो कंकाल है वो अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना है, कंकाल जो बनता है। लेकिन कंकाल के ऊपर जो आवरण है वो जो कि क्या है? त्वचा। और वो त्वचा का जो रूपांतर मतलब कि त्वचा है उसका निर्माण किससे होता है? कलाजात अस्थियों से। इसलिए एक कार्य इसका क्या हो जाता है? कंकाल निर्माण के अंदर भी ये सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से एक एक करके छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन अक्सर 2 या 3 नंबर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है त्वचा के विभिन्न कार्य या 4 या 5 कार्य बताइए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कार्य हैं। इसके पश्चात कंकाल निर्माण के पश्चात क्या कार्य है? अवशोषण। अवशोषण। अब देखिए अवशोषण के अंदर क्या है कि कहने का मतलब है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ा कि उपयोगी पदार्थों का श्रावण और हानिकारक पदार्थों का स्राव या उत्सर्जन, इसी प्रकार से अवशोषण। अब अवशोषण के अंदर क्या आ जाता है? अवशोषण के अंदर जिस प्रकार से अपन क्या करते हैं, कई बार जब चोट लग जाती है हमारी त्वचा के ऊपर, तो अपन क्या करते हैं कि जो मरहम वगैरह लगाते हैं, और वो त्वचा के विभिन्न मतलब कि जो रोमीय भाग होते हैं अर्थात छिद्र होते हैं, उनसे होते हुए हमारे शरीर के जो प्रभावित अंग है जहाँ पर भी चोट लगे वहां तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से त्वचा क्या करती है, मतलब कि अपने अंदर से उपयोगी पदार्थ और अनुपयोगी पदार्थों का स्राव ही नहीं करती है, बल्कि त्वचा के ऊपर कुछ जिस प्रकार से कहने का मतलब है अर्थात जो दर्द को राहत पहुंचाने वाली जो भी मतलब कि अर्थात जो मरहम वगैरह होती हैं, जो दवा वगैरह होती है, उनका अवशोषण करके और उनको ठीक करने में अर्थात जो प्रभावित अंग है उनको ठीक करने में भी सहायता करती है। तो इस प्रकार से त्वचा हमारे शरीर के अंदर अवशोषित बाह्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य भी करती है। किनके साथ साथ? उपयोगी पदार्थों के स्राव और हानिकारक पदार्थों के स्राव के साथ साथ उपयोगी पदार्थों को अंदर लेने में भी मदद करती है। अब इसके पश्चात जो 10वां कार्य है वो क्या है? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन है रीजनरेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब दोबारा से मतलब कि जन्म होना। तो पुनरुद्भवन क्रिया कौन सी होती है? जैसे हमारे त्वचा का कोई भी भाग है, कई बार चोट के दौरान, घर्षण के दौरान, मतलब कि जिस प्रकार से ऊपर का भाग है जो एपिडर्मिस है वो क्या है मतलब कि नष्ट हो जाती है अर्थात उतर जाती है। तो उस दौरान हमारी त्वचा के अंदर एक ऐसी क्षमता भी होती है कि यह पुनरुद्भवन क्रिया के द्वारा दोबारा उस चोट लगे स्थान के ऊपर, चोट लगे स्थान के ऊपर कहने का मतलब है दोबारा से त्वचा के निर्माण
निर्माण में सहायक होती है। तो ये पुनरुद्भवन क्रिया मतलब अर्थात टूटे हुए अंग का या नष्ट हुए अंग का वापिस आ जाना क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है, जो कि किसके कारण संभव हो पाता है? हमारी त्वचा का बाहरी स्तर एपिडर्मिस की वजह से संभव हो पाता है। इसलिए पुनरुद्भवन क्या है? मतलब ऐसी क्रिया जिसमें नष्ट हुए भाग फिर से आ जाते हैं, और इसमें कौन सहायक होता है? हमारी त्वचा। तो उम्मीद करता हूं पुनरुद्भवन समझ में आएगा। इसके पश्चात जो अगला कार्य है वो है लैंगिक आकर्षण। क्या है? लैंगिक आकर्षण। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा लैंगिक आकर्षण क्या है। आपने वहां पर त्वचीय ग्रंथियां जब पढ़ रहे थे तब हमने वक्षण ग्रंथियों का नाम सुना था। वक्षण ग्रंथियां, मूलाधार ग्रंथियां बोल दो, वक्षण ग्रंथियां बोल दो, जो कि हमारे गुप्तांग अर्थात जनन अंगों के आसपास पाई जाती हैं, और वहां से एक मतलब कि गंधीय स्राव अर्थात जो कि क्या होता है? विपरीत लिंग को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करता है। तो लैंगिक आकर्षण क्या होता है कि जो मनुष्य के अंदर जो विपरीत लिंग है, उन विपरीत लिंग जो होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करती हैं, और इसमें मदद कौन करता है? त्वचा के ही व्युत्पन्न, और जो कि क्या है? वक्षण ग्रंथियां। वक्षण ग्रंथियों से निकलने वाला जो स्राव है वो क्या करता है? विपरीत लिंग को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करता है। इसके अलावा एक है जो लास्ट कार्य है वो क्या है? उद्दीपन ग्रहण। 12वां जो कार्य है वो क्या है? उद्दीपन ग्रहण। और ये उद्दीपन ग्रहण क्या होते हैं? उद्दीपन क्या होते हैं? बाहर मतलब कि वातावरण से ग्रहण किए जाने वाले, और अनुक्रिया जो कि इसके खिलाफ हमारा शरीर है, उद्दीपनों के खिलाफ अनुक्रिया करते हैं। तो उद्दीपनों के अंदर जैसा कि हमने आज का जो मुख्य टॉपिक था हमारा त्वचीय संवेदन, उसके अंदर हमने क्या किया? स्पर्श है, ताप है, शीत है, तो ये सारे क्या थे? उद्दीपन ही तो थे, जो कि बाह्य वातावरण से ग्रहण कर रहे थे। और ग्रहण कौन कर रहा था? त्वचीय संवेदन, और वो ग्रहण करके शरीर के भीतरी भागों तक पहुंचाने कार्य कर रहे थे। तो इसमें भी मदद कौन कर रहा था? त्वचा ही कर रही थी। तो कहने का ये भी किसका कार्य हुआ? त्वचा का कार्य हुआ। तो इस प्रकार से उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य भी कौन करती है? त्वचा। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 12 बिंदु हो जाते हैं, मतलब 12 कार्य हो जाते हैं किसके? त्वचा के। और इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है मानव अध्यावरणीय तंत्र वो समाप्त हो जाता है, जिसके अंदर हमने 3-4 मुख्य बातों का अध्ययन किया। त्वचा के विभिन्न भाग और त्वचा से निर्मित होने वाले मतलब कि त्वचीय संवेदांग है, रोम है, त्वचीय ग्रंथि है, और त्वचा के कार्य। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट्स के जरिए हमारे YouTube चैनल जो है ब्राइटसन ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर आप मतलब कि लिख सकते हो, जिससे हमें आपका पता लगता रहे और हम आपकी समस्याओं का समाधान करते रहें। धन्यवाद।